हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अरस्तु के दर्शन की। तो सबसे पहले अरस्तु बात करते हैं तर्क की। अरस्तु ने सबसे पहले जो है तर्क को हमारे सामने व्यवस्थित विज्ञान के रूप में रखा। हालांकि अरस्तु से पहले कई दार्शनिक हमारे सामने तर्क की बात कर चुके हैं, पर अरस्तु ने जो है तर्क के नियम तैयार किए, एक ढांचा तैयार किया और हमारे सामने रखा। जैसे अरस्तु ने जो है सिलोगिज्म या न्याय वाक्य की अवधारणा दी, जिसमें अरस्तु ने बताया कि दो जो सत्य वाक्य होते हैं कोई भी, उनसे जो निष्कर्ष निकलेगा वो सत्य वाक्य ही होगा। अरस्तु ने ये हमें बताया कि जो है हमारा जो दिमाग है वो तर्क किस तरह से करता है, हमारा विचार जो है वो किस तरह से तार्किक रूप से जो है ना एक निर्णय किस तरह से लेते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे एक आधार वाक्य हम ये ले सकते हैं कि बाहर बारिश हो रही है, और दूसरा आधार वाक्य ये हो सकता है कि जब मैं बाहर बारिश में गया तो मेरे कपड़े गीले हो गए। तो इससे एक निष्कर्ष निकलेगा कि बाहर बारिश में जाने से कपड़े गीले हो जाते हैं। तो इस तरह से अरस्तु ने हमें बताया कि हम जो है किस तरह से बहस में जब तर्क का यूज करते हैं या हम आपसी बातचीत में करते हैं या इन जनरल करते हैं, तो हम किस तरह से सोचते हैं, हमारा दिमाग जो है किस तरह से काम करता है। और अरस्तु ने सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है तर्क में वो दी लॉजिकल फैलेसीज। अरस्तु ने यह भी बताया कि जो बहुत सारी ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनको हम तर्क के रूप में इस्तेमाल करते हैं और हम सोचते हैं कि तर्क है, पर वो एक्चुअल में तर्क नहीं है। ये लॉजिकल फैलेसीज जो हैं वो 13 अरस्तु ने यहाँ पे बताई हैं, जिसमें भाषा से उत्पन्न जो है वो 6 बताई और 7 यहाँ पे तर्क की गड़बड़ी से जो उत्पन्न होती हैं। मैं कुछ एग्जाम्पल के जरिए बताता हूं आपको। जैसे टीम जो है वो बहुत अच्छी होगी क्योंकि सारे खिलाड़ी अच्छे हैं, ये एक तर्क आपको लगेगा, पर ये तर्क नहीं है, लॉजिकल फैलेसी है अरस्तु के हिसाब से। यहाँ पे जो है ना अरस्तु कहते हैं जैसे खिलाड़ी अगर सारे अच्छे हैं, हो सकता है उनमें मेल जोल ना हो, तो पूरी टीम का जरूरी नहीं है कि वो अच्छी हो। और इसका वाइस वर्सा अगर आप लेके सोचेंगे, जैसे आप क्रिकेट देखते हैं और इसका वाइस वर्सा आप ये ले लेंगे कि टीम बहुत अच्छी है तो सारे खिलाड़ी अच्छे होंगे, पर एक्चुअल में क्या होता है, 2-3 बैट्समैन अगर चल जाते हैं या एक बॉलर चल गया तो वो टीम जो है वो पूरा टूर्नामेंट भी जीत सकती है और मैच तो जीत ही सकती है। और बेशक उसमें 1-2 प्लेयर इस तरह के हों जो परफॉर्म ना कर रहे हों उस समय पे, या परफॉर्म ना कर पाए किसी कारण से, फिर भी वो टीम अच्छी ही होगी और अच्छी कहलाएगी, वो टूर्नामेंट जीत जाएगी। तो इस तरह से लॉजिकल फैलेसीज में आती हैं चीजें। और उसके अलावा तर्क की गड़बड़ी से जो लॉजिकल फैलेसीज होती है उनमें मैं एग्जांपल आपको देता हूं। जैसे ये कह सकते हैं कि जैसे भगवान है क्योंकि शास्त्र कहते हैं, और शास्त्र जो है वो सत्य कहते हैं क्योंकि वो भगवान ने लिखे हैं। ये अरस्तु लॉजिकल फैलेसी बताते हैं इसको। और उसके अलावा एक बहुत लॉजिकल फैलेसी मैं बताऊंगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपने यूज की होगी बचपन में, स्कूल में, कहीं ना कहीं। वो है कि क्या तुमने चोरी करना छोड़ दिया है, हाँ या ना में जवाब दो। आपको तर्क लगेगा ये, पर इसके हाँ या ना दोनों में आप दोषी करार दिए जाओगे, तो ये लॉजिकल फैलेसी है। तो अरस्तु ने तर्क की हमारे सामने जो जो चीजें रखी, जिस तरह से हमें समझाया, वो तर्क की चीजें देखो 2400 साल पहले से आज तक यूज हो रही हैं। वो कानून में आप देखेंगे, बहस में जो वकील बहस करते हैं तर्क पे करते हैं। उसके अलावा गणित में देखेंगे आप बहुत सारी चीजें, साइंस में भी बहुत चीजें यूज होती हैं। इनफैक्ट एआई तक जो रीजनिंग यूज होती है, यहाँ पे लॉजिक यूज होते हैं। और कंप्यूटर जिस इफ कैन की भाषा का प्रयोग जो करता है, वो कहीं ना कहीं उसकी धारणा जो है यहीं से आती है। शुरुआत जो है उसकी आप अरस्तु से ही मान सकते हैं। इसीलिए अरस्तु को जो है वो फादर ऑफ लॉजिक कहा जाता है। तो इसके बाद जो है अगला प्रश्न अरस्तु के सामने आता है कि वास्तविकता क्या है। तो वास्तविकता जो है अरस्तु इसको बताते हैं कि जो भी हम इंद्रियों से जो अनुभव करते हैं वो वास्तविकता है। इसमें समझने वाली चीज ये है कि अरस्तु से पहले जैसे सुकरात, प्लेटो ने जो है बताया हमें कि इंद्रियां जो है हमें धोखा देती हैं। अरस्तु ने यहां से जो है ना दर्शन में ये बताया कि इंद्रियों शुरुआत है हमारे ज्ञान की, शुरुआत इंद्रियों से ही होती है हमारे ज्ञान की। हालांकि बाद में हम लॉजिक से जो है तर्क से हम कर सकते हैं इंप्रूवमेंट, या और भी बहुत सी चीजें हैं हमारे सामने, पर शुरुआत इंद्रियों से होती है। फिर तर्क से हम अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं, सद्गुणों से बढ़ा सकते हैं, जिसमें सुकरात, प्लूटो जो हैं वो सद्गुणों की बात करते हैं यहाँ पे, और वो इंद्रियों को एक धोखा बताते हैं। तो इसमें आप समझ सकते हैं यहाँ पे। और जो अरस्तु की जो मानने की ये धारणा जो है, जो ज्ञान की धारणा जो आती है, इंद्रियों से ज्ञान की धारणा आती है, तर्क की आती है, सबसे रेलिवेंट जो है आज के समय में भी यही मानी जाती है। अनुभववाद में हम इसको जोड़ते हैं। तो इसके बाद जो है ना अरस्तु ने यह बताया कि कोई भी चीज है उसको समझने के लिए हमें उसका आकार और पदार्थ को समझना होगा। जैसे लकड़ी एक पदार्थ है, तो उसको जो है ना, उसको कुर्सी का अगर आकार दे दिया जाता है तो वो उसका आकार हो गया।
तो आकार को हम पदार्थ के बिना नहीं समझ सकते, अरस्तु ये बताते हैं। और पदार्थ को भी समझने के लिए हमें उसके आकार की जो है ना वो समझने की जरूरत होती है। तो अरस्तु इसको बहुत डिटेल में जो है ना इसके 4 कारणों में बताते हैं। सबसे पहला कारण बताते हैं यहाँ पे अरस्तु भौतिक कारण, फिर आकारिक कारण, निमित्त कारण और अंतिम कारण। जैसे मैं एग्जांपल देके बताता हूँ। भौतिक कारण जैसे है, किसी घर को बनाने के लिए उसका भौतिक कारण है ईंट पत्थर। उसके बाद आकारिक कारण जो है उसका है नक्शा। उसके बाद निमित्त कारण है मिस्त्री मजदूर जो उसको बनाएंगे। अंतिम कारण क्या है? अंतिम कारण है उसका इंसान का उसमें सुरक्षित रहना। तो यहाँ पे जो है ना अरस्तु बताते हैं कि ब्रह्मांड जो है ना पूरा, उसमें आप किसी भी चीज को ले लीजिए, पेड़ को, पौधे को, हर चीज का एक अंतिम उद्देश्य है। जैसे आंख का उद्देश्य देखना है, बीज का उद्देश्य जो है पौधा बनना, पेड़ बनना है, उसी तरह से हर चीज का एक उद्देश्य है। तो यहां से एक सवाल उठता है कि ब्रह्मांड का उद्देश्य क्या है? अरस्तु मानते हैं कि हर चीज जो है ब्रह्मांड में वो गति में है, और किसी भी चीज को गति देने के लिए दूसरी चीज की जरूरत होती है। जैसे कोई गेंद है, उसको गति में लाने के लिए हाथ की जरूरत होती है, हम उसे हाथ से लुढ़का देते हैं, वो गति में आ जाती है। तो अरस्तु बताते हैं कि कोई भी चीज जो है ना, हमें उसकी अगर अंतिम कारण खोजना है, अगर वो उद्देश्य क्या है वो खोजना है, तो उसके अंतिम कारण तक हमें जाना होगा। और अंतिम कारण हम किस तरह ढूंढ सकते हैं? जैसे कोई भी चीज जो है वो गति में है, वो उसको गति किसने दी, इस तरह से हम पीछे जाते जाएंगे तो एक ऐसी हमें चीज खोजनी होगी जो खुद अगतिशील है। फिर ये सवाल आता है कि वो खुद अगतिशील होकर दूसरी चीज को गति कैसे दे सकती है? तो इसमें अरस्तु बताते हैं कि जैसे लड़के लड़कियों की तरफ आकर्षित होते हैं, लड़की लड़कों की तरफ आकर्षित होती है पूर्णता के लिए, कुछ चीज की उन्हें कमी लगती है। तो इसी तरह से वो बताते हैं कि जो चीज परफेक्शन में है, जो चीज पूर्ण है, उसको गति की आवश्यकता नहीं है। और जो चीज जो है ना गति में है, वो इसीलिए है ताकि वो उस पूर्णता को पा सके, उस परफेक्शन को पा सके। ईश्वर की जो धारणा है अरस्तु की वो यही है। और ये बहुत ब्यूटीफुल सा कंसेप्ट है, इसको आप समझ सकते हैं इसको। हालांकि भारतीय दर्शन में इसकी जो ये धारणा जो है, ये आप उससे पहले बौद्ध धर्म में भी समझ सकते हैं, या उससे 200-400 साल पहले भी भारतीय दर्शन में आप इसको पढ़ सकते हैं। तो ये ईश्वर की अरस्तु ने धारणा दी और अंतिम कारण बताया हर चीज का। तो इसके बाद जो है ना अगला सवाल उठता है कि हर चीज का अगर अंतिम कारण है, अंतिम उद्देश्य है, तो इंसानों का उद्देश्य क्या है, अंतिम उद्देश्य है? तो अरस्तु यहां बताते हैं कि इंसान जो है ना वो हर चीज जो करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, वो किसी न किसी चीज के लिए करते हैं। जैसे इंसान जो वो नौकरी करता है, बिजनेस करता है, काम करता है कुछ भी, तो वो पैसे के लिए करता है। और पैसा किस लिए कमाता है? ताकि वो चीजें खरीद सके। चीजें किस लिए खरीदता है? ताकि वो आराम कर सके। तो इस तरह से ना हर चीज के पीछे उद्देश्य है। तो अरस्तु बात करते हैं कि ऐसी भी क्या कोई चीज है जिसके पीछे उद्देश्य ना हो, कुछ भी उद्देश्य ना हो, खाली वो चीज जो है हमें पूर्ण कर दे कुछ भी। तो अरस्तु एक नाम देते हैं ऐसी चीज को, यूडेमोनिया, खुशी की बात करते हैं वो। हालांकि इसका जो असली जो मीनिंग होता है ग्रीक शब्द है, इसका आसपास का मीनिंग है, इसका असली मीनिंग जो है वो नहीं है। इसके आसपास का आप समझ सकते हैं कि संपन्न या समृद्ध इंसान है। और ये यूडेमोनिया की जो स्थिति है ना, ये वो खुशी नहीं है जो क्षणिक हो। ये प्रॉपर खुशी इस तरह की खुशी है जो हमें आनंद से भर दे, और वो क्षणिक नहीं होनी चाहिए, परमानेंट जो है खुशी की बात करते हैं। और इसको फिर सवाल ये उठता है इससे आगे कि इसको प्राप्त किस तरह किया जा सकता है? तो अरस्तु यहां बात करते हैं सद्गुणों की। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, जैसे अरस्तु यहां पे बताते हैं कि सद्गुणों का एक संतुलन बनाना होता है हमें। जैसे साहस एक सद्गुण यहां पे है, अरस्तु के द्वारा बताया गया। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। तो साहस की जो अति होती है ना, वो हमें मूर्खता की तरफ ले जाती है। आदमी कुछ भी कर सकता है, कहीं भी खतरे में कूद जाएगा और अपनी जान गंवा देगा या कुछ भी मूर्खता कर देगा। और साहस की कमी जो है वो हमें कायरता की तरफ ले जाती है। हम उसमें कुछ भी छोटी सी चीज से भी हम डर जाएंगे और हम कायरता की तरफ वो हमें ले जाएगी, और उससे भी हमारा जीवन खराब होगा। तो अरस्तु यहां बताते हैं कि एक सही संतुलन होना चाहिए सारे सद्गुणों का, और उससे जो है ना धीरे धीरे हम यूडेमोनिया की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आप ये समझ सकते हैं कि जब कोई भी चीज हम करते हैं, कुछ भी काम हम करते हैं, तो हम एफर्ट लगाते हैं। तो अरस्तु यहां पे बताते हैं कि हम शुरुआत में एफर्ट हमें लगाना है सद्गुणों का। शुरुआत में हमें अपने चरित्र में या सद्गुणों में हमें कंट्रोल करना है बहुत सी चीजों को, और उन्हें सही रास्ते पर लेके जाना है। और अरस्तु ये भी चीज यहां पे ऐड करते हैं कि हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकती हैं चीजें। एक नियम नहीं हो सकता इन चीजों का कि कितना साहस होना चाहिए, कितना जो है ना नैतिकता हमारे अंदर कितनी होनी चाहिए। वो हर सिचुएशन पे और पर्सन पे वो डिपेंड करेगी, समय पे, किस समय पे है वो चीजें।
और हम उस स्थिति तक हमें पहुंचना है जहां पे जो है ना ये चीजें हमारे आचरण में आ जाए और इनके लिए हमें कुछ भी ना करना पड़े। फिर हमारे अंदर जो स्थिति होगी वो यूडेमोनिया की स्थिति पैदा हो जाएगी, हम यूडेमोनिया में पहुंच जाएंगे। और तो ये यूडेमोनिया का जो है वो ये कंसेप्ट हमारे सामने रखते हैं कि इंसान का अंतिम उद्देश्य यहाँ तक जाना है और यहाँ पर हम पहुंच जाएंगे। तो ये हो गया यूडेमोनिया की बात यहाँ पे कि इंसान का उद्देश्य जो अरस्तु ने हमें बताया। उसके बाद जो है ना अरस्तु बात करते हैं, जैसे राजनीति पे बात करते हैं कि यहाँ पे अरस्तु ने जो है ना 158 संविधानों का अध्ययन किया, अपने शिष्यों को भेजा यहाँ पे यूनान के अलग अलग राज्यों में भेजा कि यहाँ पे कौन कौन से जो है रूल फॉलो होते हैं, किस तरह के संविधान हैं। उनमें से अरस्तु ने जैसे 3 तरह की चीजें निकाली। तीन, जैसे एक राजा जहाँ पे शासन करता है लोगों के लिए, उसका भ्रष्ट रूप भी बताया कि अगर राजा अपने लिए शासन करने लगेगा तो जो है वो चीजें खराब हो जाएंगी किस तरह से। फिर दूसरा बताया अरस्तु ने कि कुछ लोग मिलकर जहाँ पे शासन करते हैं लोगों की भलाई के लिए, और फिर वो अगर वो अपनी भलाई के लिए कुछ गुट बनाकर अपने फायदे के लिए करने लगे तो किस तरह से वो एक कुलीन तंत्र बन जाता है। उसके बाद अरस्तु ने बताया कि किस तरह से पॉलिटी जो होती है, पॉलिटी की एक धारणा दी अरस्तु ने यहाँ पे कि लोग मिलकर जो है कानून के हिसाब से सब लोगों की भलाई के लिए काम करे तो वो पॉलिटी को बताता है या दर्शाता है। और इसका भ्रष्ट रूप यहाँ पे अरस्तु ने बताया कि जब वो अपनी भलाई के लिए काम करने लगे कुछ लोग मिलकर, तो उसको डेमोक्रेसी अरस्तु ने बताया है। अरस्तु जो है डेमोक्रेसी को एक नेगेटिव वर्ड के रूप में यहाँ पे लिखते हैं या बताते हैं। जो आज के समय पे जो लोकतंत्र की हम बात करते हैं वो अरस्तु के पॉलिटी शब्द के ज्यादा करीब है। तो अरस्तु ने इस तरह की राजनीति के बारे में यहाँ पे हमें बहुत सारी चीजें बताई। और उसके बाद अरस्तु ने जो है बात की नाटक के ऊपर या कला के ऊपर। अरस्तु से पहले जो दार्शनिक हुए हैं, खासकर सुकरात की मैं बात कर रहा हूँ, प्लूटो की बात करते हैं, तो वो जो है ना कला को एक नकल की नकल मानते थे, बहुत अहमियत नहीं देते थे। पर अरस्तु जो है वो कहते थे कि जो हिस्टोरियन जो है वो हमें ये बताता है कि क्या हो चुका है, और जो कवि है वो हमें ये बताता है कि क्या हो सकता है और क्या होना चाहिए। तो वो बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं कवि को, एक कहानीकार को, नाटककार को। और यहाँ पे वो नाटकों के लिए बहुत सी चीजें भी बताते हैं कि ट्रेजेडी जो होती है, खासकर ट्रेजेडी के जो नाटक होते थे उस समय पे, कि वो किस तरह से जो है नाटक को होना चाहिए। और आज की जो फिल्में बनती हैं उसी कंसेप्ट पे आप देखेंगे 50-60% फिल्में बनती है आजकल, तो बनने लगी हैं जो फिल्में जिस तरह से जो अरस्तु ने बताया है कि एक कहानी होनी चाहिए, उसमें एक हमारे जैसा नायक होना चाहिए जो लोगों से मेल खाता हो, फिर उसके साथ कुछ घटना अप्रिय हो जाता है जिससे लोगों के अंदर जैसे करुणा आती है कि ये इसके साथ क्या हो गया, लोग कनेक्ट करते हैं। फिर लोगों को डर भी लगता है कि अगर हमारे साथ भी ये हो जाए, फिर लास्ट में उसके साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। तो इंसान के इमोशन जो उससे कनेक्ट होते हैं, नाटक का पूरा विस्तृत रूप से अरस्तु ने यहाँ पे बताया कि किस तरह से होने चाहिए और किस तरह से कहानी एक अच्छी कहानी हो सकती है। और उसका आप देखेंगे कि 2400 साल पहले बताई गई चीजों के ऊपर ही आज तक फिल्मों में आप देखेंगे, बहुत सारी फिल्मों में, सारी फिल्मों में मैं नहीं कहूंगा, पर बहुत सी फिल्में जो है नाटक जो है इसी आधार पर बनते हैं। कुछ आप नाटक देखते हैं उसमें हीरो होगा वो आप जैसा होगा और आपके उनके साथ जो है कुछ गलत हो जाएगा। और अरस्तु जो है ना एक एक चीज को ऐसे छोड़ नहीं देते हैं, बकायदा उसको ये बताते हैं कि ये जो चीजें हैं हमें इतना अच्छा क्यों लगता है देखने के बाद, ट्रेजेडी के जो नाटक होते हैं जैसे, तो अरस्तु बताते हैं कि जब हम उनको देखते हैं तो हमारे अंदर जो है ना करुणा आती है और भय भी आता है, और फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। हम नाटक देखकर बाहर आते हैं तो हमारे इमोशन निकल जाते हैं। जिस तरह से कोई हमारे शरीर में अगर जहर होता है, हम दवाई लेते हैं तो वो जहर निकल जाता है, उस तरह से हम रिलैक्स महसूस करते हैं ये इमोशन निकलने के बाद, इसीलिए हम इनसे कनेक्ट होते हैं। तो अरस्तु ने कला को भी जो है बहुत बढ़ावा दिया। अरस्तु ने राजनीति पर भी बहुत सारी बातें की हैं। अरस्तु ने भाषण कला के बारे में भी बताया कि भाषण जो है सबसे अच्छे भाषण या अच्छे वक्ता किस तरह बन सकते हैं। जैसे तर्क पे हम बात कर, सबसे पहला उन्होंने बताया कि तर्क पे बात करके, दूसरा उन्होंने बताया कि इमोशन जो है लोगों की कनेक्ट करके, उन्हें हंसाकर, रुलाकर या उन्हें गुस्सा दिलाकर हम उनसे अपने आप से कनेक्ट कर सकते हैं। तीसरा चरित्र और विश्वसनीयता उन्होंने बताया कि विश्वसनीयता जो है वो होनी चाहिए सुनने वाले में, कि अपना चरित्र डेवलप करना चाहिए कि सुनने वाले को लगे कि ये हमसे कुछ बेहतर है, कुछ ना कुछ एक विश्वसनीयता, एक चरित्र हमें अपना बनाना पड़ेगा ताकि लोग हमें फॉलो करें, हमें हमारी बातों को माने या स्वीकार करें। एक अच्छे वक्ता बनने के लिए, अच्छा भाषण के लिए उन्होंने बहुत सी चीजें बताई। तो तकरीबन अरस्तु ने जो है ना जीव विज्ञान को भी उन्होंने बहुत सी चीजें, मछलियों के बारे में बहुत अध्ययन किया जो आज तक यूज करते हैं। हमें रीढ़धारी एरीढ़धारी को जब हम डिफाइन करते हैं तो अरस्तु की बहुत सी चीजें आज भी हम यूज करते हैं। जीव विज्ञान पे उन्होंने तकरीबन उन्होंने हर विषय पर जो है ना
लिखा यहाँ पे। तो अरस्तु के इसके बाद जो है ना हम ये देखते हैं कि आज कौन सी ऐसी चीज है जो अरस्तु की जो है ना आज भी उतनी ही वैलिड है इतने साल के बाद। तो उसमें सबसे पहले हम लेंगे तर्कशास्त्र को। तर्कशास्त्र अरस्तु का आज भी बिल्कुल रेलेवेंट है। एआई तक में भी हम जो चीज यूज करते हैं, जिस धारणा पर कंप्यूटर काम करता है, इफ कैन की जिस लैंग्वेज पर काम करता है, वो अरस्तु के ही तर्कशास्त्र से आता है। और अरस्तु का अनुभववाद जो है वो भी आज वैलिड है। अरस्तु की जो कला के बारे में जो चीजें थी या एजुकेशन के बारे में आप सोच सकते हैं कि अरस्तु मानते थे कि जो स्टेट होता है ना उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि एजुकेशन किस तरह से दे। और अरस्तु जो है इस चीज को प्रॉपर मानते थे कि शिक्षा और स्वास्थ्य जो है वो या शिक्षा खासकर वो एक स्टेट की जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो ये चीजें आज भी उतनी रेलेवेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं जैसे कला को बहुत महत्व देते थे और कवियों को खास करके हमें मार्गदर्शन करते हैं कवि, वो भी चीजें कला के बारे में उनके जो विचार हैं वो भी आज उतने ही रेलेवेंट है। और अरस्तु की जो है ना आप ये समझ सकते हैं कि रूप और पदार्थ का सिद्धांत, राजनीतिक जो चीजें हैं, राजनीतिक जो आप स्पीचेस देखेंगे, डिबेट देखेंगे टीवी में, वो आज भी आप देखेंगे कि अरस्तु के जो नियम है आज भी उनको फॉलो करते हैं। पॉलिटिकल स्पीच उनमें आप लॉजिकल फैलेसीज देखेंगे टीवी पे डिबेट्स में, बहुत सी लॉजिकल फैलेसीज आप देखेंगे और तकरीबन 90% तो आज के टाइम पे तो लॉजिकल फैलेसीज ही देखेंगे। अगर कोई बात करेगा कि जैसे यहाँ पे शिक्षा में सुधार होना चाहिए, तो वहां पे डिबेट में जो है ना दूसरी पार्टी का कोई भी आदमी ये बात नहीं करेगा कि किस तरह से होना चाहिए, वो ये बात करेगा कि पहले क्यों नहीं हुआ, उसने क्यों नहीं किया, इसने क्यों नहीं किया। ये लॉजिकल फैलेसीज होती हैं, तो उनका आज बहुत यूज होता है आज भी। और कम्युनिकेशन पे जो है ना भाषा विज्ञान पे अरस्तु ने जो बात की है, तो इस तरह से अरस्तु की बहुत सी चीजें आज भी वैलिड हैं। और अरस्तु को जो है ना क्रिटिसाइज भी करते हैं कुछ चीजों में। और सबसे जो ज्यादा क्रिटिसाइज होते हैं अरस्तु वो अपने जो है ना औरतों के बारे में जो विचार हैं, दासों के बारे में जो विचार हैं, उसको लेकर क्रिटिसाइज होते हैं। और इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई भी इंसान जो है ना वो समय की और जो है ना उस डोर से या समय के बंधन से या समाज के बंधन से बाहर नहीं है। हालांकि आज हमें लग सकता है कि वो समाज से या समय के जो बंधन है उससे बाहर है, पर वो कुछ समय बाद, हजारों साल बाद कहीं ना कहीं हमें मालूम चलता है कि वो चीजें जो है ना वो उस मानसिकता को दर्शाती हैं, पिछड़ेपन को दर्शाती हैं। तो उस समय पे जो दास होते थे, तो उसमें अरस्तु मानते थे कि वो दास बनने के लिए ही पैदा हुए हैं। या औरतों में भी बहुत सी बातें हैं उनकी जो क्रिटिसाइज आप कर सकते हैं, पर ऐसी भी बहुत बातें हैं जो आप सीख सकते हैं, अरस्तु को पढ़ सकते हैं। तो बहुत कुछ सीख सकते हैं आप अरस्तु को पढ़ के। तो मिलते हैं किसी और किताब के साथ, तब तक पढ़ते रहिए। शुक्रिया।